जय श्री महाकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार सब अच्छे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की सच्ची घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने जिनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक जिन आपके सामने खुद चल कर आ जाए तो क्या होगा, या आप क्या करोगे? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ एक गलती की वजह से जिनके सामने आ गया, और उसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के साथ अपने पिताजी की भी जिंदगी को खो दिया। भाइयों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। तो आखिरकार ये घटना क्या है, किसकी है, और असल में उन लोगों के साथ या कह लो उन बेचारों के साथ हुआ क्या? चलिए बिना किसी देरी के अब इस सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारे साथ शेयर की है अरबाज ने। ये घटना उनके छोटे भाई के साथ हुई। ये कहानी है रहमान की, जो अपने एक दोस्त जिसका नाम वसीम था, उस दोस्त के साथ एक शाम देर रात गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उस गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद गांव के कब्रिस्तान के पास मत जाना, वहां जिन रहते हैं। और हम गांव वालों ने जिन के साथ सौदा किया है कि दिन में वो कभी हमें वहां आने से नहीं रोकेंगे, लेकिन सूरज ढलने के बाद हम जिनों के इलाके में नहीं जाएंगे और ना ही उस समय उन्हें छेड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जवानी का जोश और बातों को अक्सर मजाक में लेने की गंदी आदत रहमान को ले बैठी, और आज रहमान हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आखिरकार ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं। रहमान और वसीम अपने गांव के बुजुर्गों की उन बातों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। उस रात उन दोनों ने प्लान बनाया कि भाई आज हम दोनों गांव के उसी कब्रिस्तान के पास चलेंगे, और भाई इन सब बूढ़ों को है ना कल साबित करेंगे। काम धंधा तो इन्हें कुछ रहा नहीं, खामा खा सबको डराते रहते हैं। उन दोनों का प्लान फाइनल हुआ। दोनों की उम्र लगभग 18 साल थी, और इस उम्र में बच्चे अक्सर अपने से ज्यादा समझदार किसी को नहीं मानते। तो उन दोनों ने तैयारी पूरी की। दोनों ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल लिया, एक टॉर्च ली, और दोनों ने साइकिल से जाने का डिसीजन लिया, ताकि कोई आवाज ना हो और वो चुपचाप अपने घर से निकल सके। दोनों साइकिल से जा रहे थे। वसीम ने रहमान से कहा, भाई एक काम करते हैं, एक साइकिल खड़ी कर देते हैं और दोनों एक ही साइकिल से चलते हैं। रहमान को भी वसीम का ये आइडिया सही लगा। दोनों रहमान की साइकिल पे बैठे। रहमान साइकिल चला रहा था और वसीम पीछे बैठा था। कुछ देर बाद दोनों गांव की पिछली साइड से गांव से बाहर की तरफ निकले और उसी कब्रिस्तान के पास पहुंचने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। जैसे ही वो दोनों उस कब्रिस्तान के पास पहुंचे, अचानक से हवा तेज हो गई और साइकिल का टायर एक पत्थर से टकरा कर उनकी साइकिल और वो दोनों नीचे गिर गए। रहमान उठा और वसीम को भी नीचे से उठाया। रहमान ने देखा सामने एक पुरानी कब्र के पास से धुआं निकल रहा था। पहले तो दोनों ने समझा कि शायद किसी ने अगरबत्तियां जलाई होंगी, लेकिन फिर उस धुएं के बीच एक आदमी का साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी की हाइट दोस्तों लगभग 8 से 9 फुट थी। काफी लंबे लंबे हाथ, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वसीम ने देख के काफी घबराहट का एहसास किया और बोला, रहमान चल भाग भाई यहाँ से। लेकिन रहमान उस साए को देखकर ही जम गया, जैसे उसके पैर जमीन में ही गड़ गए हों। दोस्तों, जो उन दोनों को दिख रहा था वो कोई इंसान नहीं था, वो एक जिन था। वो जिन लगभग उनसे 200 मीटर दूर दिख रहा था कि अचानक एक ही सेकंड में हवा से भी तेज रफ्तार से रहमान और वसीम के सामने आके खड़ा हो गया। दोस्तों, उस जिन का चेहरा मानो शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता हो, लेकिन फिर भी भाई जो मुझे बताया गया मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले उसकी हाइट बताई कि 8 से 9 फुट थी। उसके सर पर दो लंबे लंबे सींग थे, और उसकी चमड़ी कुछ ऐसी थी जैसे लाल लाल सी जली सी हुई। रहमान और वसीम ने इतना ही देखा कि अगले ही पल वसीम को रहमान की चीखने की आवाज सुनाई दी, और जब वसीम ने देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। जब वसीम ने अपना चेहरा रहमान की तरफ घुमाया तो उसने देखा कि रहमान हवा में 12 फुट ऊपर लटक रहा था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन से पकड़ रखा हो, और रहमान की आंखों से खून बह रहा था। वसीम ने
ये सब देख के जोर से चिल्लाया और बस एक ही आयत याद करने लगा जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे ही वसीम ने वो लफ्ज दोहराए, जिन का साया एकदम से हवा में उड़ गया और उस रात रहमान जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, उस रात के बाद रहमान जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हर रात वो चीखता चिल्लाता और कहता है, एक काला साया उसे बुलाता है। 2 रात बीतने के बाद रहमान और वसीम ने सारी सच्चाई अपने घर वालों को बताई कि कैसे वो दोनों रात को 11 बजे सबसे छुप के गांव के उसी कब्रिस्तान के पास गए और आगे जो जो हुआ। रात को ही अजीब से सपने बस दोस्तों रहमान को ही आ रहे थे। पहले तो रहमान के घर वालों ने उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन अब आई तीसरी रात जहां रहमान दोबारा जोर से चीख के उठा। इस रात रहमान के मम्मी पापा रहमान के साथ ही सोए थे सच्चाई का पता लगाने के लिए। जैसे ही रहमान चीख के उठा, उसके पापा और मम्मी उठे और उस रात सबके सामने एक नई चीज निकल के आई। रहमान से पूछा गया कि आज क्या हुआ बेटा? तो रहमान ने बताया, आज उसी काले साये ने मेरे साथ गलत काम किए पापा। उसने अपने मम्मी पापा को सब बताया जो मैं आप सब लोगों को शायद नहीं बता सकता, लेकिन आप सब, मुझे पता है, समझदार हो, आप सब समझ जाओगे कि आखिरकार रहमान के साथ उस रात उसके सपने में क्या हुआ होगा। रहमान जब उस रात वॉशरूम गया तो उसके बाथरूम में ब्लड था। दोस्तों, बाथरूम में ब्लड के साथ रहमान के मम्मी पापा को उस दिन रहमान की बॉडी पे कुछ अजीब से निशान भी दिखाई दिए और उस रात उन्हें रहमान की सभी बातों पर यकीन हो गया। दोस्तों, अक्सर कुछ माँ बाप यही गलती करते हैं कि अपने बच्चों की बातों पर यकीन नहीं करते। कई बार बच्चे झूठ भी बोलते हैं, लेकिन माँ बाप होने की वजह से ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे की बातों के पीछे की सच्चाई का पता लगाएं। खैर, हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। रात को ये सब पता चलते ही तभी रहमान के मम्मी पापा वसीम के मम्मी पापा से कांटेक्ट करते हैं। उनके घर आस पास ही थे और दोनों के घर में काफी अच्छा आना जाना था। ये बात सुनते ही वसीम के मम्मी पापा रात को ही रहमान के घर वसीम के साथ पहुंचे। दोनों परिवार काफी डरे हुए थे क्योंकि वसीम ने भी अपने घर पे ये सच्चाई बताई थी और उस रात वो सब एक साथ मिलके सारी रात रहमान के घर पर ही जगे। अगली सुबह दोनों परिवारों ने सारी बात गांव के कुछ मौजूदा बुजुर्गों को बताई। ये बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग मानते हैं कि वो जिन रहमान के घर उसके साथ उसके पीछे पीछे आ गया और आज भी गांव के लोग ये कहते हैं कि जिन वहां सच में मौजूद है। दोस्तों, तो जब गांव में ये बात फैली, कुछ लोग रहमान से मिलने आते थे तो कुछ लोग रहमान के घर के पास से भी गुजरने से डरते थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रहमान कमजोर हो रहा था और वो दिन ब दिन काफी कमजोर हो रहा था। उसके मम्मी पापा हर कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कोई ऐसा सिद्ध पुरुष मिल जाए जो रहमान को इस सबसे निकाल दे, क्योंकि रहमान के साथ हर रात वो साया आके गलत काम कर रहा था। अब आता है वो शख्स जिसने हमारे साथ ये कहानी, ये सच्ची घटना शेयर की, यानी अरबाज। रहमान अरबाज के ताऊ का लड़का था जो कि हरियाणा के सोनीपत में रहता था। जब ये सब चल रहा था तो अरबाज अपने गांव रहमान से मिलने गया और उसने रहमान के मम्मी पापा के साथ सिद्ध पुरुष के बारे में बात की। अरबाज ने अपने कुछ दोस्तों से बात की और सच्चाई बताई और एक सिद्ध पुरुष को ढूंढा गया। वो सिद्ध पुरुष उत्तर प्रदेश के ही आगरा के रहने वाले थे। रहमान को उसके मम्मी पापा अरबाज के साथ आगरा ले गए। जैसे ही वो सब उन मौलाना जी के पास पहुंचे तो रहमान जोर जोर से हवा में उछलने लगा। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि एक 18 साल का लड़का 4 से 5 फुट हवा में उछल रहा है और वो भी बैठे बैठे। जैसे तैसे रहमान को उन मौलाना जी के पास ले जाया गया तो पता चला कि रहमान के पीछे कोई आम जिन नहीं आया, उसके पीछे उन कब्रिस्तान से जिनों का मुखिया आ गया और उसे रहमान पसंद आ गया। दोस्तों, जब रहमान को मौलाना जी के सामने ले जाया गया तो मौलाना जी ने कुछ आयत पढ़ी, एक पाक जल का इस्तेमाल किया
और रहमान की तरफ फूंक मारी। फूंक मारते ही रहमान जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, बचा लेगा तू इसको? सदियों बाद हमारे इलाके में कोई आया है और मुझे ये पसंद आया है, और तू सोचता है कि तू मुझे इससे दूर कर देगा? कर ले कोशिश मौलाना। मौलाना जी ने रहमान को शांत किया और रहमान के घर वालों को बताया कि ये कोई आम जिन नहीं है, ये इतना शक्तिशाली है कि ये तुम्हारे सारे परिवार को एक झटके में ही खत्म कर देगा। दोस्तों, ये सुनकर रहमान के मम्मी पापा बहुत डर गए। और दोस्तों, डरे भी क्यों ना, आखिरकार माँ बाप के पास अपने बच्चों से ज्यादा कीमती होता ही क्या है। ये बात सुनने के बाद रहमान के मम्मी पापा ने मौलाना जी से पूछा, मौलाना जी, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे हम अपने लड़के को बचा सकें? मौलाना जी, हमारा एक ही बेटा है 3 बेटियों के बाद। हमारे जीने की तो उम्मीद ही खत्म हो जाएगी अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो। कुछ भी करिए पर हमारे बेटे को बचा लीजिए मौलाना जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। दोस्तों, ये बात कहकर रहमान के मम्मी पापा जोर जोर से रोने लगे। और उस टाइम भी रहमान अपने मम्मी पापा की तरफ देख के एक अजीब सी स्माइल दे रहा था, जैसे कर लो कोशिश जो कर सकते हो। ये सब देख के मौलाना जी ने उन सबको कहा, देखो काफी मुश्किल है लेकिन एक रास्ता है। एक बकरे की बलि देनी पड़ेगी उसी शमशान में, या कह लो उसी कब्रिस्तान में, और उस बकरे के साथ आपको रहमान के कपड़े भी लेके जाने हैं, क्योंकि ये जिन रहमान के खुशबू के पीछे पीछे आ गया और बलि देने के बाद कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज लगाए, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। साथ में कुछ चीज लेके जानी है तुम लोगों को, और जो भी ये करेगा या करने जाएगा, अगर उसने पीछे मुड़ के देख लिया तो ये जिन रहमान के साथ उसे भी ले जाएगा, क्योंकि जब बकरे की बलि दी जाएगी रहमान के कपड़ों के साथ, जिन उस बकरे को रहमान समझ के वो जिन उस बकरे का भोग लेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। और साथ ले जाने की वजह यही है कि वहां पे रहमान के कपड़े भी होंगे और वो जिन उस बकरे को रहमान समझ के ले जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये कार्य करने जो भी जाएगा, अगर उसने गलती से भी पीछे मुड़ के देख लिया तो वो जिन रहमान से पहले उसे अपने साथ ले जाएगा। दोस्तों, मौलाना जी ने बताया कि जहां तक मुझे लगता है रहमान की ये आवाज पुकारी जाएगी, लेकिन बस पीछे मुड़ के मत देखना। रहमान के पापा ने कहा, मौलाना जी मैं जाऊंगा। मौलाना जी ने सब क्रिया समझाई और रहमान के पापा तैयार हो गए और वहां से सब वापस घर आ गए। अगले दिन पड़ रहा था सैटरडे। दोस्तों, रहमान के पापा पूरी तरह तैयार थे, लेकिन रहमान की मां डरी हुई थी क्योंकि वो रहमान के पापा को अकेले नहीं जाना चाहती थी। तो तय ये हुआ कि उनके साथ अरबाज और वसीम भी जाएगा। लेकिन दोस्तों, रहमान के पापा नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के चक्कर में किसी और की जान को खतरा हो, इसलिए कहे सुन के उन्होंने सिर्फ अरबाज की मंजूरी दी। दोस्तों, अगला दिन आया। दिन में सारी तैयारी की गई और जैसे ही शाम हुई, रहमान के पापा और दोस्तों वहां पहले रहमान के कपड़े रखे गए और बकरे की बलि दी गई। ये सब करके दोनों काफी तेज वहां से बाहर निकलने लगे। अरबाज ने बताया कि कुछ देर चलते ही कुछ दूरी पहुंचने के बाद हमें भाई रहमान के चिल्लाने की आवाज आई और हम ये आवाज सुन के और जोर से चलने लगे। जैसे ही हम गांव के अंदर पहुंचे, मैंने देखा कि चाचा जी यानी रहमान के पापा मेरे साथ है थे ही नहीं। भाई मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई वापस जाने की, मैं सीधा घर चला गया। दोस्तों, अरबाज ने बताया कि हमने करुण भाई सारी रात इंतजार किया, लेकिन रहमान के पापा यानी चाचा जी घर आए ही नहीं। अगली दोपहर रहमान के पापा को सारे गांव में ढूंढा गया, लेकिन कब्रिस्तान में जाने की किसी की हिम्मत हो ही नहीं रही थी। और अरबाज ने भी ये नहीं उम्मीद लगाई थी कि रहमान की आवाज आने के बाद रहमान के पापा ने पीछे मुड़ के देखा होगा। जब वो नहीं मिले
तो अगले दिन उन्हीं मौलाना जी के पास रहमान की मम्मी और अरबाज गए और रहमान को वसीम के घर छोड़ दिया गया, क्योंकि रहमान की ऐसी हालत थी नहीं कि उसे साथ ले जाया जा सके। वो काफी कमजोर हो चुका था, मतलब यूं मानो कि किसी भी समय उसके प्राण जा सकते हो। जब अरबाज और रहमान की मम्मी मौलाना जी के पास पहुंची तो सीधा मौलाना जी बोले, वो ये किया ना जो मना किया था, ले गया ना एक को और दूसरे को आज ले जाएगा। मना किया था, मना किया था मैंने कि पीछे मुड़ के मत देखना। दोस्तों ये बात सुन के सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। रहमान की मम्मी को ये तो समझ आ ही चुका था कि उन्होंने अपने पति को खो दिया है, शायद वो रहमान के पास पहुंच के उसे बचा सके। दोस्तों ये एक माँ का प्यार होता है कि वो अपने बच्चे के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। दोस्तों रहमान की मम्मी अरबाज को लेके वहां से भागी और जब अपने गांव पहुंचती है तो देखा कि वसीम के घर के बाहर भीड़ सी लगी हुई थी। ये देखकर वो और अरबाज